आज जैसे ही रिया स्कूल से आई, वह बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। पूरा शरीर उसका पसीने से भींगा हुआ था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचते ही साइकिल पर से उतरी और घर के बाहर से ही मम्मी को जोर जोर से आवाज देने लगी। वह लगातार मम्मी मम्मी चिल्लाई जा रही थी। उसने अपना स्कूल बैग भी कंधे पर से नहीं उतारा था। उसकी माँ किचन में उसके लिए खाना बना रही थी। अभी वह गर्मा गर्म रोटी बनाने के लिए आटा को गूंद ही रही थी। और फिर जैसे ही रिया की आवाज उसकी मम्मी को सुनाई दी, वो बहुत ही घबराई हुई आटा लगे हुए हाथ को लिए दरवाजे की तरफ भागते हुए आई। रिया की मम्मी सोचने लगी कि न जाने उसकी बेटी को अचानक से क्या हो गया। वह स्कूल से आते इतनी जोर जोर से आवाज दे रही है। उसका मन रिया के बारे में सोचकर पूरी तरह से घबरा चुका था। अब वह भागते हुए जैसे रिया के पास पहुंची, वह रिया को इतनी परेशान हालत में देखकर अंदर ही अंदर घबरा गई। उसने देखा कि रिया के चेहरे पर परेशानी थी। उसकी मासूम आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म सिलवटों से भरी हुई थी, जैसे किसी ने काफी बुरी तरह से उतारा हो। स्कर्ट पर जगह जगह मिट्टी के धब्बे और पसीनों से भरे हाथ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। उसके स्कर्ट पर लाल रंग के कुछ धब्बे भी लगे हुए थे। और रिया का पूरा बाल पसीना से पूरी तरह भींगा हुआ था। रिया को इस तरह देखकर उसकी माँ की हालत संभालने न संभल रही थी। वो एकदम से घबरा गई और जल्दी से रिया से पूछी, मेरी बच्ची तू इस तरह से क्यों रो रही है? आखिर क्या हुआ तुझे? मुझे जल्दी बता। रिया ने एक ही सांस में अपनी माँ को सारी बात बताती। वो कहने लगी, मैं दोपहर में लंच करने के बाद हम सारी सहेलियां एक साथ मैदान में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और हम सब बहुत ही मस्ती कर रहे थे। फिर मैं भागते हुए जैसे पेड़ के पीछे गई तो मेरे सर पर एक पेड़ की टहनी लग गई, जिस कारण से मैं वहां पर गिर गई। मुझे गिरता देखकर मेरी सहेली रितु दौड़कर मेरे पास आई और मुझे उठाने लगी। तभी रितु ने मुझे बताया कि मेरे स्कर्ट पर लाल रंग का कुछ लगा हुआ है। तब तक मेरी सारी सहेलियां वहां पर आ चुकी थी। उन्हें में से एक सहेली ने मुझे कहा कि मुझे तो यह खून दिखाई दे रहा है। रिया, तेरे स्कर्ट पर तो खून लग गया है। आखिर तुझे इतनी चोट कैसे लग गई जो कि इतना सारा खून तेरे स्कर्ट पर लग गया है? ये सुनते मेरे पैरों से जमीन निकल गई। मैं वहां से फौरन वॉशरूम चली गई। हालांकि मेरे दोनों हाथों पर मिट्टी से गंदे हो चुके थे, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मुझे तो खून देखकर इतना ज्यादा घबराहट होने लगा कि समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह खून मेरे स्कर्ट पर कहाँ से लग गया। मैंने अपना शर्ट उतार कर देखा तो उसमें भी खून लगा हुआ था, लेकिन मुझे कहीं पर भी चोट नहीं लगी थी। पर ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। तभी छुट्टी की बेल बजी और मैं सीधा घर आ गई। माँ, बताओ ना मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है? उसकी बातें सुनते ही माँ समझ गई कि आखिर रिया को क्या हुआ है। रिया की बात सुनकर माँ ने पहले इधर उधर देखा और फिर कहा, चल जल्दी से घर के अंदर चल। यहाँ बाहर इस तरह से बात करना सही नहीं है। बस तू अब ये समझ ले, तुझे 5 दिन तक बिल्कुल ही हम लोगों से अलग रहना है। और अब बस ये समझ ले कि तेरा चाकू विद्या करने का टाइम आ गया है। माँ जब बात रिया से कह रही तो रिया की छोटी बहन रागनी सारी बातों को बहुत ही कान लगाकर सुन रही थी। उसे ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह चाकू विद्या यह सुना काफी डर गई। वह सोचने लगी, ना जाने माँ अब दीदी के साथ क्या करेंगी। वह चाह रही थी कि वह इस बारे में अपनी रिया दीदी से पूछे, लेकिन उसे रिया दीदी से बातें करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। फिर देखते देखते शाम हो गई और फिर शाम को रागनी ने देखा मोहल्ले की 2-3 औरतें, जिन्हें वो आंटी कहा करती थी, उसके घर में आकर बड़ी ही गंभीर मुद्रा में किसी बात पर चर्चा कर रही थी। रागनी खिड़की के पास खड़ी होकर चुपचाप से उस बातों को सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन सभी औरतें इतनी धीरे धीरे बात कर रही थी कि राखने को कुछ सुनाई दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन उसे सगुन अपसगुन जैसी बातें सुनाई दी। वह सारी औरतें मम्मी को चाकू विद्या के बारे में कुछ समझा रही थी। फिर कुछ देर के बाद वह सारी औरतें अपने अपने घर को चली गई और मम्मी दीदी को अपने कमरे में साथ लेकर सोने चली गई। रागनी को अभी तक रिया से बात करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन उसका कोमल और मासूम दिमाग यह सब सोच सोच कर बहुत ही ज्यादा परेशान था कि आखिर आज हमारे घर में यह सब क्या हो रहा था और सब लोग दीदी के बारे में क्या बातें कर रहे थे। आखिर सभी लोग दीदी को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे थे? रागनी बचपन से आज तक अपनी दीदी रिया के साथ ही सोते आई थी, परंतु आज पहली बार मम्मी उसे अपने साथ अपने कमरे में लेकर गई थी। और सबसे ज्यादा हैरान परेशान तो रागनी को चाकू विद्या वाली बातें कर रही थी।
न जाने चाकू से वो लोग दीदी के साथ क्या करने वाले हैं। ये सब सोचते सोचते रागनी को कब नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह 4 बजे रागनी की आंखें घर में हो रही हलचल से खुल गई थी। उसने देखा कि घर के अंदर से 2-3 महिलाओं के बोलने की आवाज आ रही थी। वह भी उठकर रिया के पास जाना ही चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही कमरे का दरवाजा खुला। उसने देखा कि रिया को लेकर कुछ महिलाएं कमरे से बाहर निकली और तेजी से घर के बाहर चली गई। एक महिला के हाथ में छोटा सा चाकू भी था। इतनी रात को यह देखकर उसने बाहर जाते हुए मम्मी को आवाज दी कि मम्मी, आखिर यह सब क्या हो रहा है? आप कहाँ जा रही हो? मम्मी ने कहा, हम सभी लोग पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, तुम चुपचाप से सो जाओ। और यह कहकर तेजी से सभी औरतों के साथ बाहर निकल गई। रागनी अब क्या कर सकती थी? फिर से आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। नींद तो उसकी आंखों में थी ही, तो देखते ही देखते वह फिर से सो गई। अगली सुबह वह जब सोकर उठी तो देखा कि रिया सो रही थी और आज वह स्कूल भी नहीं गई थी। देखने में तो वह बिल्कुल ठीक ही लग रही थी। अब रागनी ने मन ही मन में सोच लिया था, आज तो वह दीदी से बात करके ही रहेगी। और आखिरकार उसे मौका मिल ही गया। शाम को रिया जब अकेले बैठी थी, तब रागनी उसके पास जाकर बोली, दीदी, तुम भी तो कल रात को सभी के साथ पूजा करने गई थी ना? कैसी पूजा थी? और वहां उन सब ने तुम्हारे साथ क्या किया? और वह लोग उस चाकू से क्या कर रहे थे? उसके सवालों के बौछार सुनकर रिया ने बस इतना ही कहा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए आज मेरी बात करने का मन नहीं हो रहा है। बाकी जब तेरा टाइम आएगा तुझे खुद ही पता चल जाएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि तू उससे पहले ये सब बातें जाने, इसलिए तुम चुपचाप रहो। रागनी फिर कुछ ना बोली और अपने कमरे में चली गई। लेकिन चाकू विद्या वाला सवाल अभी भी रागनी को परेशान कर रहा था। 2-3 दिनों तक रागनी इस बात को लेकर परेशान रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वह इस बात को भूल गई। आखिर अभी उसकी उम्र ही क्या थी जो एक सवाल को मन में लगाए बैठी रहती। वक्त अपनी रफ्तार से चला जा रहा था। बस फर्क इतना था कि हर महीने कुछ दिनों के लिए रिया सबसे अलग थलग हो जाती थी। उसका व्यवहार बदल जाता था। उन दिनों वह न ज्यादा किसी से बात करती थी और न ही रागनी के साथ खेलती थी। वह चुपचाप से अपने कमरे में अलग से चादर बिछाकर एक साइड में सोई रहती थी। उन दिनों खाना भी कमरे में ही अलग से बैठकर खाती थी। अब यह सब एक रूटीन जैसा लगने लगा था, इसलिए रागनी का ध्यान अब इस पर ज्यादा नहीं जाता था। हाँ, वह चाकू विद्या वाला वाक्य फिर दोबारा नहीं हुआ था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया और फिर देखते ही देखते 3 साल का समय बीत गया। और आखिर वह दिन भी आ गया जब रागनी को पहली बार पीरियड्स हुआ। उसे भी कुछ समझ में नहीं आया। उसे लगा मानो कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। बड़ी ही हिम्मत के साथ उसने अपनी बड़ी बहन रिया से यह बात कही कि दीदी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पैरों में बार बार खून कहाँ से लग जा रहा है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, क्या मुझे कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई? रागनी के मुंह से सुनते ही रिया तुरंत समझ गई कि रागनी को पीरियड्स हो गया है और अब उसकी भी चाकू विद्या करने का टाइम आ गया है। उसने कहा, घबरा मत, कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा सभी लड़कियों के साथ होता है। तुझे पीरियड्स हुआ है और यह हर महीने हर लड़की के साथ होता है। पहली बार भी मैं तो भी तो डर गई थी। इसके बाद रिया ने रागनी के बारे में माँ को सारी बातें बताई और अब इस बार चाकू विद्या दिवाने का समय रागनी का था। घर में फिर से वही औरतें आई और रागनी को एक कमरे में घेर कर कुछ समझाने लगी और रागनी को यह भी कहा, सुबह जल्दी उठ जाना क्योंकि तुम्हें चाकू विद्या वाली रस्म करना है। यह सुनकर रागनी बहुत ज्यादा डर गई। अब वह रिया से बार बार पूछने लगी, दीदी बताओ ना, सुबह मेरे साथ क्या होगा? परंतु रिया ने उसे कहा कि अगर वक्त से पहले बता दिया तो बहुत ही बड़ा अपशगुन हो जाएगा। यह तो तुझे सुबह ही पता चलेगा कि चाकू विद्या क्या होती है। पर तू घबरा मत, तुझे कुछ भी नहीं होगा। यह तो एक रस्म है जो हर लड़की को पीरियड्स आने पर करनी पड़ती है। पर हाँ, ध्यान रहे किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताना। आज की रात रागनी के लिए बहुत ही भारी थी। सोच सोचकर उसका दिमाग सुन्न हुआ जा रहा था। उसे तो लग रहा था जैसे उसकी दुनिया बदल गई है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। तभी मम्मी उसे अपने साथ कमरे में लेकर गई और उसे एक गंदे कपड़ों का गट्ठर देकर उसे कुछ समझाया। एक तो उसको दर्द हो रहा था, ऊपर से गंदा कपड़ों का गट्ठर। बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई। अगली सुबह 4 बजे अलार्म लगा दिया गया।
मम्मी और मोहल्ले की कुछ महिलाएं उसके पास बैठ गई, उसे जरूरी हिदायत दे गई। उसके बाद एक औरत हाथ में चाकू लिए कमरे से बाहर निकली और उसके पीछे पीछे बाकी औरतें रागनी को साथ लेकर जाने लगी। अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और कुत्ते को भौंकने की आवाज से रागनी डर के मारे सुन्न हुए जा रही थी। बार बार सोच रहे थे ना जाने अब उसके साथ क्या होने वाला है। एक तो उसे बार बार एक अनजाहा सा दर्द उसके पेट में हुए जा रहा था, ऊपर से हाथ में पड़ा चाकू देख देख कर उसकी जान ही निकल रही थी। तभी सारी औरतें नदी के पास जाकर रुक गई। इसके बाद उसे चाकू दिया गया और एक मोटी सी रस्सी दी गई। एक औरत ने उसे बताया कि तुम्हें पहले चाकू से इस रस्सी को काटना है और फिर रस्सी के दोनों टुकड़ों को उल्टा साइड में नदी में फेंक कर वापस सीधे अपने घर के रास्ते की तरफ चले आना है। पीछे मुड़कर नदी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है और यह काम बहुत ही जल्दी जल्दी करना है ताकि कोई तुम्हें देख ना पाए। और ध्यान रहे जब तक कि तुम हमारे पास ना आ जाओ, नदी की तरफ बिल्कुल भी मुड़कर मत देखना। रागनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर उससे ऐसा क्यों करवाया जा रहा है, पर उसको यह सब करना तो था ही, इसलिए उसने जल्दी से यह सब काम किया और फिर चाकू विद्या के रस्म पूरी करके अपने मम्मी के साथ घर आ गई। घर आने के बाद उसने माँ से पूछा, मम्मी ऐसा क्यों करते हैं? माँ ने बताया ऐसा करने से पीरियड्स 2 और आधा दिन ही रहते हैं, मतलब तीसरा दिन पूरा आता है तो वह बहुत ही कम हो जाता है और रस्सी को नदी में फेंकने से पीरियड्स खत्म होते ही तुम पवित्र हो जाती हो, नहीं तो हमेशा के लिए अपवित्र हो जाती। तेरी बड़ी बहन रिया ने भी ऐसा ही किया था, मैंने उसे पहले ही समझा दिया था और वह किसी को भी इस बारे में कुछ भी ना बताए वरना कुछ बुरा हो जाएगा। रागनी कुछ न बोली, उसे अब सब समझ में आ चुका था और अब तो हर महीने जब भी पीरियड्स आता दोनों बहन को नीचे तो नहीं सुलाते थे, लेकिन सोने से पहले बेड पर पुरानी चादर बिछा दिया जाता था और खाना भी कमरे में ही खाने को दिया जाता था। समय फिर आगे बढ़ने लगा, सभी कुछ ठीक से चल रहा था कि तभी रिया और रागनी की मौसी की बेटी शहर से उसके गांव घूमने के लिए आई। लेकिन यहाँ पर आकर उसे इस पर बहुत ही अजीब लगा। पूरे घर का माहौल एकदम से बदला हुआ था। वह जब 5 साल पहले आई थी तब सब लोग साथ में बैठकर चाय पीते थे, नाश्ता करते थे, खाना खाते थे। लेकिन इस बार उसने देखा कि रागनी को खाना, पानी, नाश्ता सभी कुछ अलग कमरे में दिया जा रहा था, क्योंकि इसमें रागनी का पीरियड्स वाला समय चल रहा था। उसकी मौसी की बेटी माही कोई ऐसा बर्दाश्त नहीं हुआ और वह रागनी से मिलने के लिए उसके कमरे में चली गई तो उसने वहां पर जाकर देखा रागनी एक चारपाई पर बैठी थी जिस पर कि गंदा सा कपड़ा बिछा हुआ था। यह देखकर माही हैरान हो गई और रागनी से इस बारे में पूछने लगी तो रागनी कहने लगी, नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है, यह तो लड़कियों वाली बात है, यह तो अब हर महीने हम लोगों के साथ होता है। फिर रागनी माही को कहने लगी, दीदी क्या आपने भी चाकू विद्या वाली रस्म निभाई थी? माही तो इन सब चीजों से बिल्कुल ही अनजान थी, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मौसी रागनी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। अब उसने रागनी से सभी कुछ डिटेल में पूछा। रागनी ने उसे एक एक बात बताई जो कि उसके साथ और उसकी दीदी के साथ हुआ था। माही को अब सारा माजरा समझ में आ चुका था। यह सब सुनकर उसका दिमाग तो एकदम से सन्न हो चुका था। वह सोचने लगी, आजकल के समय में इस तरह का घटिया और अंधविश्वास से भरा हुआ काम कौन करता है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वह दंदनाते हुए जल्दी से अपने मौसी के पास पहुंची और उनसे कहकर गांव की सारी औरतों को बुलाया। थोड़ी ही देर बाद गांव की सारी औरतें घर में बैठी हुई थी और सामने टीचर बने हुए माही खड़ी थी। अब उसने अपना लैपटॉप निकालकर एक वीडियो गांव की सारी औरतों को दिखाया। उन सभी को पीरियड्स की पूरी जानकारी दी। उसके बाद उसने सबसे कहा कि जरा सोचिए कि रस्सी काटने और पीरियड्स का आपस में भला क्या संबंध है, जबकि हकीकत यह है कि यह चाकू विद्या वाली रस्म करने के बाद भी दोनों बहनों को हर महीने 7 दिन तक पीरियड्स आते हैं। 3 दिन के बाद में उनके पीरियड्स कम हो जाते हैं, क्योंकि यह नॉर्मल रूटीन की बात है। उसने आगे कहा कि पीरियड्स के नाम पर लड़कियों का मजाक बनाने वाले क्या जानेंगे पहली बार माहवारी होने पर कितना डर लगता है और इसे कैसे महसूस होता है। ऊपर से आज भी ज्यादातर घर में माहवारी को लेकर कई तरह के अंधविश्वास फैले हुए हैं कि पीरियड्स के समय मंदिर में पूजा ना करना चाहिए, जमीन पर सोना अलग ही, खाना खाना, किसी से ज्यादा बात ना करना,
वगैरह वगैरह। अंधविश्वास हर शहर और गांव में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन होते जरूर है। घर के पुरुष भले इन बातों को जानते हो, लेकिन वह लोग भी अनजाने बना रहना चाहते हैं। जबकि यह ना ही कोई छुआछूत की बीमारी है, बल्कि यह तो एक नेचुरल चीज है जो कि एक समय आने के बाद हर लड़कियों को होती है। उसकी बात सुनकर और वीडियो को देखकर सभी औरतों ने सारी लड़कियों से माफी मांगी, जिन्हें अंधविश्वास के नाम पर चाकू विद्या का रस्म करवाया जाता था। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी इस बारे में पहले सुन रखा है? कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही कीजिएगा। थैंक यू।